नमस्ते, मैं आकांक्षा त्रिपाठी। कल का टॉपिक आप लोगों ने देखा, कैसा लगा आप लोगों को? कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने भी उनको चेक किया और देखा कि हाँ, वो स्क्रीनशॉट वाला थोड़ा इशू बीच में और हो रहा था, तो मैं एकदम लास्ट में खड़ी हो जाऊंगी और साइड होके आपको स्क्रीनशॉट्स देती जाऊंगी। कल के टॉपिक से आप कितना अपने आप को रिलेट कर पाए हैं, क्या ये मुझे बता सकते हैं आप लोग थ्रू द कमेंट? मैंने कल भी बोला था कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं लगातार बताइए, वरना आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगी, क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। और आज का टॉपिक आप लोग को दिख रहा है, भूकंप। भूकंप का नाम सुनते ही मतलब ऐसे चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगती हैं ना कि अरे ये क्या है। ये जब आता है तो कितना विनाश लेके आता है, कितना विनाश। मतलब जो अपार धन और जन की हानि होती है, जो हमारे सोच के परे होती है, वो कंसेप्ट है भूकंप। जब मैंने आपसे शायद कल की क्लास में भी कहा था, जब मैं रिफ्ट वैलीज और रैम्प वैलीज वगैरह पढ़ा रही थी कि कैसे प्लेट्स चेंज होती हैं, क्या होता है, मूवमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जब मैं आपको कंटिन्यू कर रही थी, तो मैंने कहा था ना कि 26 जनवरी सन 2000 भुज भूकंप, गुजरात। नेपाल का भूकंप 2013-14 में जो आया था, हाँ शायद 13-14 का ही भूकंप था, 14 का भूकंप था। तो ये जो भूकंप है, ये सिर्फ नाम से ही नहीं है, ये त्रासदी है। अगर हम सामान्य शब्दों में बोले कि भूकंप क्या है, तो क्या कल्पना करेंगे आप कि क्या है? ऐसा कोई नहीं है जो इस शब्द से अछूता हो, जिसने कभी इसको महसूस ना किया हो, जिसने कभी इसको फील ना किया हो। बहुत सामान्य सा अगर इसको समझना चाहें, जैसे मैं हमेशा पहले क्या करती हूँ, भूमिका बांधती हूँ कि क्या है, कैसे है, क्या कारण है, क्यों उद्भव हो रहा है, इसका प्रभाव क्या है। पहला तो आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स के मैं नाम लेती हूँ, आप पढ़ते वक्त उनको ध्यान रखिएगा। फोकस, भूकंप मूल, एपीसेंटर, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, मार्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, ठीक है, रॉसिफेरल स्केल, ये सब चीज़ें, सिज्मोग्राफ, ये टर्म्स हैं। इनको अगर आपको मैंने इसलिए सारे टर्म्स दिए, क्या क्या टर्म्स दिए, प्लीज़ गेट क्लोज कर दीजिए, कि भूकंप क्या है, क्यों है। हम पहली क्लास से बोले थे कि हमको सबसे ज़्यादा क्या जानना है, कि क्या है, क्यों है। ये चीज़ें हमें जाननी है ना कि क्यों है, ठीक है। अब क्या प्रभाव है? देखिए, भूकंप पढ़ने में ना आपको दो जगह भूकंप काम आएगा। प्रीलिम्स के पेपर में तो जो मैंने टर्म्स लिए, पहले तो मैं बताती हूँ क्या, भूकंप मूल, फोकस, ठीक है, या और कहते हैं, ठीक है, और एपिसेंटर या अधिकेंद्र, ठीक है। एपिसेंटर या अधिकेंद्र, हमेशा की तरह हम बायलिंगुअल रहेंगे, ठीक है। पी वेव, एस वेव, एल वेव, मार्केली स्केल, सिज्मोग्राफ, ये सारे टर्म्स मैंने इसलिए लिखे कि ये प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में इससे प्रश्न आते हैं। आप पेपर उठा के देखेंगे, चाहे राजस्थान का प्रीलिम्स हो, हरियाणा का प्रीलिम्स हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, इनसे आपको हमेशा प्रश्न मिलते रहेंगे। किसी ना किसी परीक्षा में पूछा गया होगा इनसे, 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 इनसे। हमेशा मैं बोलती हूँ कि पहले भूमिका, उसके बाद आपकी चीज़ें आएंगी। तो ये समझ में आया आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या बनेंगे। अब भूकंप क्या है, क्यों है, इसके प्रभाव क्या हैं। तो मैंने कहा ना कि भूकंप पढ़ने के दो फायदे हैं। आपका जब मेंस आप पढ़ते हो, एक बहुत बड़ा टॉपिक है आपका आपदा प्रबंधन, ठीक है। आपदा प्रबंधन में ये प्रश्न आपको मिलेगा। आप जब पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कभी ना कहीं, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, आपदा प्रबंधन के रूप में। और ज्योग्राफी का तो है ही क्या, भूकंप। आपको मैंने बता दिया कि क्या प्रश्न बन रहे हैं। अब दूसरी क्या चीज़ आपको देखनी है कि भूकंप क्या है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि शब्दों को तोड़ लीजिए। जब आप शब्दों को तोड़ेंगे ना तो आपको अर्थ समझ में आएगा। भू मतलब पृथ्वी, कंप मतलब कंपन, मतलब पृथ्वी के कंपन से संबंधित, पृथ्वी की सतह में कंपन हो रहा है, ठीक है। अगर इसका हमने शाब्दिक अर्थ क्या देखा, भू मतलब पृथ्वी,
और कंपन का अगर देखें तो कांपना। तो साधारण शब्दों में क्या, अगर हमसे सामान्य लैंग्वेज में कोई पूछे कि भूकंप का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो पृथ्वी का कांपना, पृथ्वी की सतह पर तरंगों का उठना। अगर इसका जैसे लाइव एग्जांपल तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि जब भूकंप आता है तो सिर्फ चीज़ें गिरती हैं और इतना वो सडन होता है, इतना पावरफुल होता है। और ये सब, इसके लिए एक वर्ड होता है ट्रॉमा। जब आप इन सब चीज़ों से गुजरते हैं ना, आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो आप उसको फील नहीं कर सकते। पर आप एक समुद्र स्थिर गांव में पोखर, तालाब, झील, गंगा का पानी, जहाँ भी पानी हो बड़े विस्तृत स्रोत में, आप एक कंकड़ मार के देखिए, एक पत्थर मार के देखिए, तो उसके चारों ओर ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं, ऐसे ऐसे लहरें उठती हैं। मोटा मोटा आप उससे समझ सकते हैं। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या आप समझ रहे हैं कि किसी तालाब में, पोखर में, नदी में, कहीं स्थिर जल में, मतलब बहता हुआ हो पर वैसा वेग वाला जल ना हो, आप उस पर पत्थर या कंकड़ मारिए तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं जो दूर दूर तक जाती हैं। जहाँ पे फेंकते हैं वो स्थिर, वहाँ से ये सारा से मूल की तरह उठते 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 चला जाता है तरंगों के स्वरूप में। ये बात समझ में आई? जैसे अब ये डायस का आपको दिख नहीं रहा होगा, वरना मैं अगर इसको हिलाती और हिला के छोड़ देती तो कुछ देर ये हिलता ना, मूवमेंट होता ना इसमें। तो भूकंप का जो सामान्य शब्द है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ए से स्टार्ट करते हैं और जेड तक ले जाते हैं। सामान्य शब्दों में सबको भूकंप का नॉलेज होगा, भूकंप का ज्ञान होगा, पर जो यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई वो इसीलिए ऐसे बताई कि आप उनसे जुड़ सकें। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि भूकंप का जो कंसेप्ट है वो क्या एक्चुअली कहना जा रहा है। अब क्यों आते हैं? प्राकृतिक, अप्राकृतिक कारण है, इसका अभी चार्ट आगे दिखाएंगे। पर इसमें जैसे कि प्राकृतिक रूप में आप देख सकते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। जैसे पहले कहते थे ना, जैसे हमको बचपन अपना याद है कि हम बोल रहे थे कि अरे भूकंप आया था, तो जैसे किस्से कहानियों में लोग बोलते थे ना कि अरे शेषनाग पर धरती टिकी है, जब वो करवट लेती है तो भूकंप आता है। ये जो किस्से कहानी हम बचपन में सुनते थे, आपस में हम बात करते थे कि अरे वो जब स्कूल में पढ़ते थे, जब हमें नहीं पता था कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं, कि पृथ्वी प्लेटों पर बसी है, तो हम लोग बचपन की यही बातें करते थे ना कि अरे लक्ष्मण जी शेषनाग हैं, जब वो करवट लेते हैं तो भूकंप आता है। ये सारी बातें करके हम लोग बचपन में अपने आप को बातें करते थे। ठीक है, पर अब जब प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारणों की बात होती है कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे भूकंप आता है, तो आप और मैं मिलके बताएंगे। पहला, प्लेट विवर्तनिकी। विवर्तनिकी मतलब टेक्टोनिक्स, ठीक है। दूसरा, ज्वालामुखी। तीसरा, प्लेटों का किनारा, ठीक है। चौथा, लैंडस्लाइड या भूस्खलन। तो हमने 4 कारण जाने प्राकृतिक। पहला प्लेट विवर्तन की, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा प्लेटों का किनारा, चौथा भूस्खलन। अब ये आपने आप लोग लिख, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, जैसा भी आप लोग चाहें। अब एक एक करके मैं इनको बताती हूँ, प्राकृतिक कारणों को डिस्क्राइब करती हूँ कि प्लेट विवर्तन की क्या है, ठीक है। देखिए, मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के साथ समझाई है कि जो पृथ्वी है वो प्लेटों पर टिकी हुई है। जब आंतरिक संरचना भी पढ़ा रहे थे तब भी मैंने इस शब्द पे बोला था कि पृथ्वी किस पे टिकी है, प्लेटों पर टिकी है, खाने वाले प्लेट्स पे नहीं, प्लेट्स पे। यूरेशियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी। आप लोग मेरा लेक्चर सर्च करिएगा तो आपको मिलेगा, ठीक है। जो पृथ्वी है वो प्लेटों से टिकी है। और जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे कि सिर्फ महासागर महाद्वीप और महासागर दोनों क्या करते हैं, धीमे धीमे मूवमेंट करते हैं। जो मूवमेंट होता है या जो उनके अंदर एनर्जी दबी रहती है, जब वो मूवमेंट के दौरान, जैसे एक मान लीजिए मैं चलूँगी तो मूवमेंट होगा, जैसे मैं चल रही हूँ, ठीक है।
मैं मेज के उस टेबल के इस छोर से उस छोर आई तो मेरा स्थान परिवर्तित हो गया। स्थान परिवर्तित हुआ तो आपको क्या बात समझ में आई कि जो प्लेट्स हैं, मान लीजिए कोई प्लेट्स यहाँ है, कोई प्लेट यहाँ है और कोई प्लेट यहाँ है। अब क्योंकि हमने थ्योरीज पढ़ी हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट्स में मूवमेंट होता है। कोई प्लेट जो यहाँ थी वो मूव करके यहाँ पहुँची। अब जब सैकड़ों मीटर मोटी प्लेट मूवमेंट करेगी, उसके मूवमेंट से जो ऊर्जा बचेगी तो पृथ्वी हिलेगी नहीं, पृथ्वी में कंपन नहीं होगा। वही कंपन किस रूप में आप फील करते हैं? भूकंप के रूप में फील करते हैं। बात समझ में आई? प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी पे आप जाइएगा, इसको मैंने बहुत अच्छे से और समझाया है, आपको और समझ में आया कि जब प्लेट्स मूवमेंट करेंगी और थोड़ी बहुत ऊर्जा होगी उसके कारण, जब पृथ्वी मूवमेंट करेगी, जब प्लेट्स मूवमेंट करेंगी तो जब चलेगी तो बस कंपन होगा। सामान्य सी बात है, जब प्लेट्स में मूवमेंट होगा तो कंपन होगा, और कंपन होगा तो क्या आएगा पृथ्वी की सतह पर? भूकंप आएगा। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी क्लियर हुई। फिर हमने लिखा था ज्वालामुखी। अब क्योंकि हम जानते हैं जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो किसी चीज़, जैसे मैंने आपको प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल दिया था ना कि जब हम कुकर में खाना बनाते हैं तो अंदर प्रेशर डेवलप होता है तभी सीटी ऊपर की हो जाती है। उसी तरह ज्वालामुखी का मैंने एग्जाम्पल दिया था। कोई चीज़ पृथ्वी के बाहर, भीतर से बाहर कोई चीज़ दबाव के कारण आ रही है, जैसे मैं इस बॉटल को जब दबाऊंगी, अभी मैंने बॉटल में पानी बंद रखा है, मैं खोल के दबाऊंगी तो पानी बाहर आ जाएगा ना। इसके पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब मैं इसको दबाऊंगी, मैंने ऐसे दबाया तो देखिए ये पानी ऊपर आ रहा है ना, तो ये पानी जो ऊपर आ रहा है, इसी तरह ज्वालामुखी का जो मैटर है, मैग्मा, लावा, ये सब ऊपर आ रहा है। तो ये कैसे आता है? विस्फोट के साथ आता है, विस्फोट के साथ। तो इसीलिए कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। और अच्छा आप बताइए, जब आपके बगल कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जाते रहते हैं, अचानक से कोई बहुत जैसे शोर होता है टायर फटने का, कोई पटाखा बम फोड़ देता है, तो कैसे आप ऐसे हो जाते हैं? थोड़ा हिल जाते हैं, आपकी बॉडी में मूवमेंट हो जाता है, सिहरन हो जाती है। सेम यही प्रोसेस पृथ्वी की प्लेट्स पर होती है कि मान लीजिए इस प्लेट पर, हो सकता है वो बहुत दूर ज्वालामुखी फटा हो, पर मान लीजिए इस प्लेट पर, इसी प्लेट पर है, इसी प्लेट पर कोई शहर या कोई देश बसा हुआ है, इसी प्लेट पर ज्वालामुखी है। तो जो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जो उसके साथ विस्फोट हुआ, तो इस प्लेट में भी तो कुछ कंपन होगा, और जो कंपन होगा वही भूकंप है। तो बात क्लियर हुई प्लेट टेक्टोनिक्स की, बात क्लियर हुई ज्वालामुखी की, जो क्या होगा कि विस्फोट के साथ अगर उठता है मैग्मा या लावा या गैसेस, धूल और पत्थर, तो उस आसपास की धरती पर क्या होगा? अगर उसी प्लेट पर होगा तो कंपन होगा, या कोई देश बसा होगा तो क्या होगा कि ज्वालामुखी फटेगा तो भूकंप आएगा। दूसरा कारण हो गया। ठीक है, तीसरे में हमने देखा भूस्खलन। भूस्खलन में क्या है? सेम वही चीज़ है कि भारी भारी पत्थर लुढ़क रहे हैं, ठीक है, दरारें पड़ रही हैं पहाड़ों से, मान लीजिए पहाड़ है उसमें से भारी भारी पत्थर लुढ़क रहे हैं, तो आसपास की धरती डोलेगी नहीं। आप ठंडी में इस चीज़ को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके ऊपर के फ्लोर में, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो एक पत्थर की दीवारें, वहाँ तो आप तबीयत से महसूस कर सकते हैं। ऊपर की दीवारों में जब मान लीजिए जैसे कि कोई मैंने कल ही ये चीज़ रियलाइज़ की कि शायद मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई कील ठोक रहा था, और जब वो कील ठोक रहे थे ना तो मेरी दीवार झनझन झनझन कर रही थी। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि पृथ्वी से जब कोई बड़े बड़े टुकड़े पत्थर नीचे गिरेंगे तो जिस सतह पे गिरेंगे वहाँ से, और जहाँ से गिरेंगे मूवमेंट वहाँ से भी तो हो रहा है, तो भूकंप आने के चांसेस वहाँ से भी हैं। कोई डाउट इस पे? ऐसी कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो? प्लेट के किनारों पे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ रहे थे तो हम पढ़ते थे कि जो किनारे हैं, अगर महाद्वीप महाद्वीप का है तो भले बच जाए, पर अगर नीचे जाता है, क्योंकि जैसे एक की जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ भी तो प्लेटों का मूवमेंट होता है, तो भूकंप तो यहाँ भी आएंगे। बस महाद्वीप महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं आएगा, पर महाद्वीप महाद्वीप प्लेट सब टकराएंगी तो भूकंप आएंगे, महासागरीय महासागरीय प्लेट टकराएंगी तो भूकंप आएंगे, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें टकराएंगी तो भी भूकंप आएंगे। तो इन चारों को जो मैंने आपको बोला, प्राकृतिक और अप्राकृतिक, प्राकृतिक आपको क्लियर हो गया। मैंने आपको पहले क्या बताया? प्लेट टेक्टोनिक्स बताया, आपको बताया ज्वालामुखी के बारे में, आपको बताया भूस्खलन के बारे में, आपको मैंने बताया
प्लेटो के किनारे के बारे में। इन चारों चीज़ों में कोई दिक्कत? अगर आपसे अब कोई पूछे कि भूकंप के प्राकृतिक कारण बताओ, तो ये चार कारण आप लिख सकेंगे, आपको समझ में आएंगे? कोई दिक्कत लिखने में? वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चंस में अगर आता है तो आप सिर्फ हेडिंग डाल देंगे, और हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ मेंस में आपको चार्ट में आंसर देना है, कारण लिखिए और बस यूं और यूं आंसर कर दीजिए, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राकृतिक में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हिमालय क्षेत्र में जब कंस्ट्रक्शन होता है तो भूस्खलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, भूकंप के झटके बहुत महसूस हो रहे हैं। जैसे खदानों में क्या होता है कि अंदर तक जाने के लिए, खुदाई करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है। तो हम देखते हैं ना कि जब चट्टानों को उड़ाया जाता है, तो जब कोई भारी चीज़ से उड़ाया जा रहा है, विस्फोट किया जा रहा है, तो पृथ्वी में क्या होगा? कंपन होगा। तो हम पहला देख सकते हैं कि जो खाने हैं, खानों की खुदाई से, ठीक है। दूसरा, जो बड़े बड़े जलाशय या बांध बनाए जा रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब नर्मदा सागर बांध की बात करते हैं या हिमालय क्षेत्र के बांध की बात करते हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप, मैं सॉरी बोलना भूल गई थी आप लोगों को, बच्चे कमेंट कर रहे हैं। जलाशय या बांध की बात करते हैं, क्यों विरोध किया जाता है पहले ये बताइए, फिर कारण अपने आप समझ में आएगा आपको। इतना सारा पानी स्टोर करके आप रख रहे हैं। आपने कभी घरों में सुना होगा, जैसे मेरे फादर कहते थे कि अरे ठंड में टंकी में पानी मत भरो। मैं पूछती थी क्यों, छोटी थी मैं, मुझे नहीं पता था। बोलते थे अरे वो जम जाएगा तो टंकी बैठ जाएगी, घर बैठ जाएगा। सेम वही चीज़ मेरे कंसेप्ट में वहाँ से वो चीज़ थी कि किसी जगह इतना पानी का दबाव होगा तो वो स्थान धंस नहीं जाएगा। सामान्य शब्दों में देखिए, मान लीजिए मेरा वेट उठाने की क्षमता 20 किलो है, हालांकि ज़्यादा ही है, मैं देखने में मोटी हूँ, इतना कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं 20 किलो उठा लूँ, पर फिर भी ट्राई कर सकती हूँ। मान लीजिए मेरा वेट उठाने की क्षमता 20 किलो है, मुझे अगर 50 किलो वेट उठाने को बोला जाए, पहली बात तो मैं उठा नहीं पाऊंगी। मान लीजिए मुझे मेरे ऊपर सपोर्ट से रख दिया गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं लेके बैठ जाऊंगी ना, मैं चल तो पाऊंगी ही नहीं, खड़ी भी नहीं रह पाऊंगी। सेम यही प्रोसीजर जलाशय और बांधों में होता है कि जितना पानी जब भरते जाते हैं तो धरती पे जो बोझ पड़ता है, धरती सरक के नीचे चली जाती है, मूवमेंट होता है, भूकंप के झटके आएंगे, जिले के जिले डूब जाएंगे पानी से। बात समझ में आ रही है? अगर आप मेरी इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि अगर मुझे कोई भारी वेट दे दिया जाए तो मैं उसे लेकर कितनी देर खड़ी रहूंगी, बैठ ही तो जाऊंगी। सेम उसी प्रोसीजर में जो जलाशय और बांध में पानी इकट्ठा किया जाता है, वहाँ की पृथ्वी धंस जाती है। तो जब कोई चीज़ दबाव के साथ नीचे जाएगी तो क्या पृथ्वी की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। जैसे मैं, मान लीजिए मैं पृथ्वी की सतह हूँ, मान लीजिए, अब इस पर कमेंट मत करने लगिएगा। मैंने लिया तो मैं थोड़ा हिलू डुलूंगी, फिर मैं धम से नीचे बैठ जाऊंगी। और मान लीजिए मैं अगर किसी पानी की सतह पर खड़ी हूँ, अच्छा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मैं पानी पे खड़ी हूँ, नदी तालाब पोखर जहाँ भी आप समझ लीजिए, और मुझे आप दीजिए, तो मैं जब धम से लेके बैठूंगी तो इमेजिन करिए पानी में लहरें नहीं उठेंगी। कभी कभी हम लोग जब बचपन में पानी में खेलिया करते थे तो हम धम धम कूदते थे, तो पानी में लहरें नहीं उठती थी। सेम यही प्रोसीजर जलाशय और बांध के रिजर्वायर के बनने से है कि जब इतना प्रेशर होगा, इतना दबाव पड़ेगा, तो वहाँ की धरती भी बैठ जाएगी। ठीक है, तो जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? मतलब आपको खानों की खुदाई, जलाशय, बांध, कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ और मैं बोल सकती हूँ, आपसे पूछ सकती हूँ कि बार बार कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कोई विशेष रीज़न? स्पेशली केदारनाथ के लिए बोला गया, जब केदारनाथ त्रासदी हुई तो बोला गया कि उत्तराखंड में जो त्रासदी आई 2013 में, तो बोला गया ना कि कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा रीज़न है, जो रिपोर्ट्स आ रही थी, क्योंकि इतनी भयावह त्रासदी थी तो उस पर बहुत रिपोर्ट्स आई, बहुत सारी कमेटियाँ बनी कि जांच हो, तो उसका जो मेन रीज़न निकल के आ रहा था कि हिमालय क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन से आप क्या समझ रहे हैं? आप इस चीज़ को इस तरह से समझिए, मान लीजिए जब हिमालय क्षेत्र को इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आप जब घर बनवाते हैं तो जैसे घर की कैपेसिटी है ना कि आप 3 फ्लोर, 4 फ्लोर, 5 फ्लोर,
6 फ्लोर बनवाते हैं, जैसा आपका घर का कैपेसिटी। मान लीजिए घर की कैपेसिटी 4 फ्लोर की है या 5 फ्लोर की है मान लीजिए मैक्सिमम, और आपने बनवा दिए उसमें 8 फ्लोर, तो घर नीचे से दरक नहीं जाता, बैठने नहीं लगता नीचे के फ्लोर में। सेम यही क्षेत्र हिमालय क्षेत्रों में हो रहा है कि दबाव ज़्यादा हो रहा है कंस्ट्रक्शन से, भूकंप के झटके आ रहे हैं, धरती पर दबाव पड़ रहा है। तो आपको आपको अप्राकृतिक कारण है, मैंने कौन कौन से कारण बताए? जलाशय और बांध, खानों की खुदाई, और तीसरा कंस्ट्रक्शन। तो आपको प्राकृतिक और अप्राकृतिक कारण समझ में आए। फिर हम बताते हैं आपको कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए चीज़ों को पहले से मैंने इसलिए हमेशा मैं आप लोग को भूमिका बांध देती हूँ कि अब मैं जब बताऊंगी तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। एक अच्छा पहले इतना क्लियर कर देती हूँ, फिर एपिसेंटर और फोकस समझाऊंगी। भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाला आकस्मिक कंपन, हाँ अचानक आता है, ये वर्ड मैंने यूज नहीं किया था, जो भूगर्भ के चट्टानों के लचीलेपन या समस्थिति कारण होने वाला समायोजन का परिणाम है। प्राकृतिक व मानवीय, मतलब नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, जो हम प्राकृतिक अप्राकृतिक की बातें कर रहे थे, दोनों ही कारण हैं। प्राकृतिक में ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन की स्थापना, वलन, भ्रंशन। हमारा कल का पूरा टॉपिक वलन और भ्रंशन पे था, कैसे प्लेट्स में फोल्डिंग हो रही है, कैसे रिफ्ट वैली बन रही है, कैसे रैम्प वैली बन रही है, वो भी रीजन है। ठीक है। प्लूटोनिक घटनाएं, भूगर्भिक गैसों का फैलाव। तो आपको और यहाँ से चीज़ें मिल गई, जो चार तो मैंने बताया कि ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता, संतुलन स्थापना के प्रयास, वलन भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं और भूगर्भिक गैसों का फैलाव। तो आपके पास 6 आपको अप्राकृतिक कारण मिल गए। अब एक शॉर्ट प्रश्न आता है या फिर आपकी जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसमें पूछ ले कि ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिक अस्थिरता और संतुलन स्थापना के लिए प्रयास या वलन या भ्रंशन, और आपका 5वां ऑप्शन दे दे कि जलाशय या बांध, इनमें से क्या कारण है या इनमें से कोई नहीं, और उसमें लिख दे अप्राकृतिक। तो अप्राकृतिक में क्या है? जलाशय और बांध, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक। ठीक है, इतनी चीजों में आपको कोई डाउट? हाँ, स्क्रीनशॉट के लिए मैं हट जा रही हूँ, साफ कर दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई समस्या कि भूकंप क्या है? भूधन कंपन पृथ्वी की सतह पर होने वाले कंपन से है, कारण प्राकृतिक अप्राकृतिक। ये हमारे प्राकृतिक थे। रीड के प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी के अनुसार प्रत्येक चट्टान में तनाव व सहने की क्षमता होती है। प्रत्येक चट्टान, जैसे किसी भी चीज़ में ना एक लिमिटेड, मतलब जैसे कि आप रबड़ खींचते हैं, रबड़ खींचते जाइए खींचते जाइए खींचते, जब तक उसमें प्रत्यास्था इलास्टिसिटी होती है तब तक तो वो नहीं टूटती। जैसे उसकी इलास्टिसिटी कैपेसिटी खत्म, रबड़ टूट जाती है। यही है प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कि प्रत्येक चट्टान की, क्या कह रहा है, प्रत्येक चट्टान की तनाव, स्ट्रेस सहने की, दबाव सहने की क्षमता होती है। उसके बाद क्या होता है? टूट जाएगी। ठीक है। उसके पश्चात तनाव बल अधिक हो जाए, चट्टान टूट जाती है, टूटा हुआ बुना भाग अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इलास्टिसिटी में क्या होता है? रबड़ को मोड़ो मोड़ो मोड़ो, अगर वो जब तक उसकी इलास्टिसिटी कैपेसिटी बची तो वो वापस उसी स्थान पर आ जाती है ना। कैसे खींचते हैं हम लोग रबड़, फिर छोड़ देते हैं। रबड़ लगाया नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। है नहीं यहाँ पे रबड़, ऐसे खींचते हैं ना रबड़, फिर वापस चली जाती है, फिर खींचते हैं वापस चली जाती है। यही बात यहाँ पे समझाई जा रही है। भ्रंशन की घटनाएं, भूकंप आते हैं, अब कृत्रिम या मानव निर्मित। ठीक है। मानवीय क्रियाओं की अवैज्ञानिकता की परिणाम होते हैं। जो मानवीय कारण होते हैं ना, उसके लिए एक टर्म यूज होता है एंथ्रोपोजेनिक। क्या? एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। इस संबंध में विवर्तनिक रूप से अस्थिर प्रदेशों में सड़कें, बांधें, विशाल जलाशय आदि के निर्माण का उदाहरण लिया जाता है। जो मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्शन, बांध, जलाशय और माइनस से जो खुदाई वगैरह होती है। परमाणु परीक्षण भी भूकंप का कारण होता है। वही विस्फोट होगा तो धरती की सतह पर विचलन होगा, कंपन होगा, भूकंप आएगा। पहले वायुमंडल में रेडियन गैसों, अच्छा हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि मैं बता दूंगी, पर बोलना भूल गई थी कि हालांकि भूकंप को मापा और वे नहीं कह सकता भैया ऐसी बंद कर दीजिए, मापा और वे नहीं कह सकता, परंतु रेडॉन की मात्रा की जो गैस है ना रेडॉन, उसकी वृद्धि हो जाती है, तो ये भूकंप आने के संकेत हैं। ठीक है। जो रेडॉन कैसी गैस है? अक्रिय गैस है, इनर्ट गैसेस हैं, वायुमंडल में पाई जाती हैं। पर जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है
तो क्या होता है, पता चलने लगता है कि भूकंप आता है। हालांकि जब मेरे सर पढ़ाते थे तो वो बोलते थे कि इतना क्विक होता है कि ये चीज़ें जानने में नहीं आ पाती हैं, पर ये ऐसा है कि हाँ गैसें बढ़ जाती हैं तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जिस स्थान में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। अच्छा, अब जो मैं आपको एपिसेंटर और फोकस वगैरह बोल रही थी, एक डायग्राम बनाती हूँ। मान लीजिए पृथ्वी की सतह है, क्रस्ट है, भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिसेंटर में और फोकस में या भूकंप मूल में अंतर नहीं कर पाते, और यह प्रश्न आया हुआ है। जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है, शुरू होता है, इनिशिएट होता है, दैट इज फोकस या फिर भूकंप मूल। इसे फोकस भी कहते हैं और भूकंप मूल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सामान्य सा है, बस वो अगर आपने ठीक से पढ़ लिया है तो कंफ्यूजन नहीं होता। और जहाँ पहली बार महसूस होता है, ठीक है, जहाँ पहली बार, सबसे पहले कहाँ महसूस होगा, इसके सीध में। और जहाँ सबसे पहले महसूस होता है वो जगह क्या कहलाती है, वो जगह कहलाती है एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र। एपिसेंटर या फिर अधिकेंद्र। आपको अंतर समझ में आ रहा है फोकस का और अधिकेंद्र का? सबसे पहले जहां भूकंप शुरू होता है या आता है उसे फोकस या मूल कह भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहली तरंग महसूस होती है, फील होती है, उसे एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम से क्लियर है? एक क्लियर डायग्राम अभी आपको आगे मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत आर्टिस्टिक नहीं हूँ, तो मैं आपके लिए हमेशा एक अच्छा डायग्राम रखती हूँ कि आप उसको देख सकें। जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां सबसे पहले लहरों का अनुभव होता है उसे एपिसेंटर कहते हैं। ये जो लाइन है इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है, मैंने वायर डायग्राम आपको दिखा दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये एग्जाम में एकदम प्रीलिम्स परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। जब आप स्टेट कमीशंस के पन्नों को पलटेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, तो उसमें ये प्रश्न से मुलाकात होगी आपकी। ठीक है, परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, जो परीक्षा हो, प्रीलिम्स मॉक कीजिए, मेंस जैसे मैंने बोला अभी कि लगातार मेंस आने वाले हैं, जैसे स्टेट कमीशन के हरियाणा का चल ही रहा था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपीएससी, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। इस डायग्राम को भी मैं समझाती हूँ, कुछ डायग्राम्स पहले आ गए हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। देखिए, खूबसूरत सा डायग्राम हमेशा की तरह। ये आपका फोकस है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है और सबसे पहले यहाँ महसूस हुआ, तो ये क्या है आपका एपिसेंटर, द पॉइंट ऑन द ग्राउंड डायरेक्टली अबव टू द फोकस। मतलब ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ बनता है, उसके अपोजिट में सबसे पहले यही महसूस होता है। क्यों महसूस होता है अभी बताऊंगी इस बारे में। ठीक है, अर्थक्वेक यहाँ से शुरू हो रहा है। तो मेरा डायग्राम तो अच्छा नहीं था, पर ये डायग्राम खूबसूरत है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। इसमें एक बुक का भी डायग्राम है, देखिए सब जगह चाहे जो भी एंगल हो, पर ये उसके 180 डिग्री में बनेगा। फोकस, उसके अपोजिट 180 डिग्री पे एपिसेंटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भूकंप या एपिसेंटर में क्या डिफरेंस है, तो आप मुझे अब बता पाएंगे कि नहीं? एक सेकेंड, मैं जो बुक का डायग्राम है वो आपके लिए लाई तो थी, पर दिख नहीं रहा है, 2 मिनट मुझे दीजिए। अच्छा, शायद वो डायग्राम नहीं आया, कोई बात नहीं, जो मैंने बनाया था अपने हाथ से वही है। भैया एसी बंद कर दीजिए। हाँ, तरंगों की बारी है, तरंगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, आप लोग को डायग्राम समझ में आया कि नहीं? तो आपको भूकंप मूल या फोकस या एपिसेंटर अधिकेंद्र ये समझ में आ गया होगा। अभी ये डायग्राम समझाती हूँ, कोर वाला। ये दोनों डायग्राम से क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा डायग्राम ही मैं बना दे रही हूँ, थोड़ा मुझे लगा मैंने वो डायग्राम रखा हुआ है, क्योंकि मैं डायग्राम अच्छा ड्रॉ नहीं करती हूँ, इसलिए नहीं रखती हूँ। पर फिर भी ये फोकस या भूकंप मूल है,
मुझे लगा वो डायग्राम शायद मैंने रखा है, इट्स ओके, मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ। दैट इज एपिसेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा डायग्राम मिलना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं इस डायग्राम में कि डायरेक्शन भले चेंज हो, एंगल भले चेंज हो, पर इनका मतलब पृथ्वी का कोई भी डायरेक्शन हो पर इनका एंगल यही होगा जो मैंने आपको दिखाया है कि ये फोकस है, इसके 180 डिग्री पे एपिसेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? भूकंप मूल की गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 वर्गों में रखा जाता है। सामान्य भूकंप 0 से 50 किलोमीटर, मध्यवर्ती 50 से 200 किलोमीटर या 250, पतालीय भूकंप 250 से 700। इसमें क्या है कि भूकंप के दौरान जो ऊर्जा मतलब जो वो फूल से निकलती है ना, फोकस से निकलती है, उसे प्रत्यास्थ या इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो उसके खींचने में जो ऊर्जा लग रही है उसे इलास्टिसिटी या इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की भूकंपी तरंगे उत्पन्न होती हैं जिन्हें हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही आपको क्वेश्चन बताया था ना, PSL इनका नाम लिया था। यहाँ तक फोकस, एपिसेंटर, नेचुरल और आर्टिफिशियल जो इसके सोर्सेज हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बहुत महत्वपूर्ण है PSL वेव, हम मोटा मोटा एक बार देखते हैं, फिर हम जो लिखे हैं वो तो हम बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले P तरंगे आती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी, ये बुलेट पॉइंट्स हैं, प्राइमरी वेव्स कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले आती हैं, सबसे पहले कब? जैसे एपिसेंटर में पहुंचने लगती हैं तो कौन सी तरंगे हैं? P, प्राइमरी वेव्स हैं। यहाँ तक कोई समस्या मुझे लगता है नहीं होगी। फिर अनुदैर्ध्य, ठीक है। क्या कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो दूसरी इनकी क्या क्वालिटी हुई कि ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यहां तक कोई समस्या? हाँ, इनके डायग्राम्स मैं दिखाऊंगी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए। और तीसरी जो इनकी क्वालिटी है कि ये सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल, यानी कि ठोस एवं तरल, दोनों सतहों पर इनका मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी जो आप लोग को समझ में नहीं आ रही हो? पहली सबसे आती हैं इसलिए प्राथमिक तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठोस एवं तरल माध्यम में चलती हैं, भाई मीडियम चाहिए ना। और तीसरा, इनकी चाल ध्वनि तरंगों के समान है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? ये आपके बुलेट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे कोई पूछता है, मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी वेव्स क्या हैं, तो आप बताएंगे कि सर सबसे पहले आने वाली वेव्स हैं, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलती हैं और इसकी जो चाल है ध्वनि के समान है। तो मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको जब याद कराऊंगी तो ट्रिक से याद कराएंगे, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अनुदैर्ध्य मतलब लॉन्गिट्यूडनल, हम ये कर सकते हैं कि P मतलब प्राइमरी, L मतलब लॉन्गिट्यूडनल। अब PL कैसे याद करें? अरे IPL देखते हैं ना आप लोग? IPL देखते हैं? नहीं देखते हैं तो इतना नाम है इंडिया में, IPL आप लोग को पता है। तो इंडिया I, P से प्राइमरी, L से लॉन्गिट्यूडनल। कोई डाउट इस ट्रिक में? अगर मैं अब आपसे बोलूं कि प्राइमरी वेव बताइए तो, और मैं इसको हटा दूं, सब मैंने हटा दिया, मिटा दिया, अब मैं आपसे बोलूं कि प्राइमरी वेव बताइए, तो क्या आप ये बता पाएंगे कि प्राइमरी, अच्छा मैम ने बोला IPL, तो मतलब आई तो हमारा इंडिया हो गया। प्राइमरी वेव लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल है सॉलिड में और लिक्विड में मोशन करती है, मूवमेंट करती है। एक चीज़ मैम ने और बताई है कि क्या? ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि को हम लोग इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं,
अरे टीवी रिमोट्स में वॉल्यूम लिखा होता है ना, तो हम बोल सकते हैं कि आईपीएल का वॉल्यूम 5 6 जो भी आपको समझ में आया, जो चल रहा हो, तो वॉल आईपीएल का वॉल्यूम 5 चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा। यहाँ तक कोई डाउट, याद करने में कोई समस्या आपको? तो हमारी ट्रिक क्या हुई? आईपीएल वॉल्यूम, आपकी पूरी प्राइमरी वेव इसमें समेट के आ गई। कोई समस्या यहाँ तक? हाँ, इसके जो डायग्राम्स हैं मैं हाथ से नहीं बनाऊंगी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ, उसमें दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक है। यही बात कह रहा है कि पी तरंगे भी कहा जाता है प्राइमरी वेव से लंबवत तरंगे, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगों के भांति चलती हैं, तीनों भूकंपीय तरंगों में सबसे अधिक तीव्र। अब क्योंकि आईपीएल कैसा मैच है, छोटा मैच खेलते हैं लोग, 20-20 टाइप, दे दनादन मारते हैं, तो कैसी है? सर्वाधिक तीव्र गति इसकी होती है। यह ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में गुजर सकती है, यद्यपि ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इसकी गति मंद हो जाती है। इस एस की तुलना में इसकी गति 66% अधिक होती है। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है। मुझे लगता है कि आईपीएल वॉल्यूम 5 आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा प्राइमरी वेव्स के बारे में। हाँ, आप चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी दिक्कत होगी आपको। अब आती है अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे या एस वेव्स। तो देखिए, जैसे हमने उसका याद किया आईपीएल करके, ठीक है, इसमें भी हम याद करते हैं क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है, तो एस टी। ये अब सेकेंडरी है क्योंकि वो पहले आती है इसलिए वो प्राइमरी है। ये दूसरे नंबर पे आती है इसलिए क्या है? सेकेंडरी है। और ये कैसी तरंगे हैं? ट्रांसवर्स तरंगे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? और एक चीज और इजली आपको याद कराती हूँ कि S फॉर सेकेंडरी एंड S फॉर सॉलिड, इसका मतलब इसका मूवमेंट सॉलिड में होता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी लिक्विड एंड सॉलिड दोनों में मूवमेंट कर रही थी, दोनों में मोशन कर रही थी, पर जो सेकेंडरी वेव है सिर्फ सॉलिड में मूवमेंट करती है। कैसी है? ट्रांसवर्स है। और इसकी चाल कैसी? प्रकाश के तरंगों के, लाइट की तरंगों में, ठीक है, लाइट। अब इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो पहली बात मैं जो कह रही हूँ उसको किसी जाति विशेष से, किसी भी चीज़ों से आप लोग जोड़िएगा नहीं। अगर ऐसी कोई बात हर्ट होती है तो मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ, सिर्फ याद करने के लिए बोल रही हूँ कि हमारे देश में आज भी एसटी पिछड़े हुए हैं, तो उनको कहाँ लाना है? उजाले की ओर लाना है, लाइट की ओर लाना है। सेकेंडरी वेव, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, सॉलिड में चलती है और कहाँ ले जाना है? लाइट की ओर ले जाना है, प्रकाश की तरह। तो बस प्रकाश की तरंगों के समान चलती है। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपसे अब पूछूं कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं या जो गौड़ तरंगे हैं, जो सेकेंडरी तरंगे हैं, उनके बारे में आप मुझे 2-3 बुलेट पॉइंट्स दीजिए, तो आप बोलेंगे कि अरे मैम ने फर्स्ट वाले का तो आईपीएल वॉल्यूम कराया था, सेकेंड वाले का अच्छा एसटी को उजाले की ओर लेके जाना है, तो बस एस टी एल। तो एस टी से हमारी सेकेंडरी वेव जो कि सॉलिड में चलती है, एक एस का मतलब ये भी है, टी से ट्रांसवर्स सेक्शन में चलती है, एल से लाइट यानी प्रकाश के समान इसकी ध्वनि है, ठीक है। आपके पास ये इतनी 3 जो मैंने आपको शब्द लिखे यही पूरे उसमें लिखे गए हैं कि एस तरंगे भी कहा जाता है, तरंगों के समान, प्रकाश के तरंगों के समान चलती है, ठोस माध्यम में विचरण करती है, तरल माध्यम में प्रायः लुप्त हो जाती है, पृथ्वी के क्रोट से नहीं गुजर पाती। क्यों गुजर नहीं पाती? सामान्य है, इस बात को आप समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी के गोड में लिक्विडिटी होगी, मतलब लिक्विड होगा, और लिक्विड में इसका मूवमेंट नहीं है। बस इतनी सी बात थी। अब आपसे एक प्रश्न ये पूछ ले कि जो सेकेंडरी वेव हैं वो पृथ्वी के क्रोड में क्यों नहीं गुजर पाती? क्या इसका कारण यह है कि वो तरल माध्यम में मूव नहीं कर पाती, या कुछ और? जैसा भी प्रश्न बनाए, ए बी सही, ए बी जैसे वो लोग बनाते हैं अपना सीक्वेंस में। तो आप क्या बताओगे? मान लो इंटरव्यू में प्रश्न पूछ ले कि अच्छा हमें ये बताइए कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, सेकेंडरी तरंगे हैं, वो क्यों कोर में मूवमेंट नहीं कर पाती? साधारण सा उत्तर है कि सर सेकेंडरी वेव्स लिक्विड फेज में इनका मोशन नहीं है, ये सिर्फ सॉलिड फेज में चलती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी का क्रोड है या कोर है वो लिक्विड फेज में है, तरल माध्यम में है, वहाँ का जो मीडियम है लिक्विड है, और इसलिए ये मूवमेंट नहीं कर पाती। बस
एस तरंगों की पृथ्वी के क्रोड में तरल होने के संबंध में अनुमान लगाया जाता है और इसकी पी की तरंगों की तुलना में इसकी गति 40% से अधिक है। कोई डाउट नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ। अब आती हैं धरातलीय तरंगे या लव वेव्स भी कहते हैं, एल वेव्स। मैंने स्टार्टिंग में ही ना SPL लिखा था, तो ये वही एल है, ठीक है। इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, इनको HD लव, HD लव नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको लव वेव भी कहते हैं, ठीक है। लव तरंग उनके नाम से ही है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी है ये। एक तो ये सबसे लास्ट में आती हैं। जब मान लीजिए कोई चीज़ पहले से हिल डुल रही है, उस पर जैसे कोई चीज़ गिर रही है, ढनंग रही है, आपने एक बार धक्का दिया वो ढनंग रही है, दोबारा धक्का दिया, आप अगली बार हल्के से भी धक्का देंगे ना तो वो गिर जाएगी। इनके आने पे सेम यही प्रोसीजर होता है। प्राइमरी आई, एक मूवमेंट हो रहा है, सेकेंडरी आई, दूसरा मूवमेंट हो रहा है। जब ऑलरेडी कोई चीज़ हिली हुई है तो उसको ज़रा सा भी धक्का दोगे वो नीचे गिरेगी। इसको कॉमन सेंस से सोचिए, आप इमेजिन करिए। साइंस और ज्योग्राफी में एक चीज़ कॉमन है, इमेजिनरी पावर थोड़ा सा लगाइए, कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। सबसे विनाशकारी है, हालांकि इनकी गति धीमी है, बता ही दिया है, सबसे देर में पहुंचती हैं। यहाँ पे एस लहरें युग में चलती हैं, पी और एस की गति सर्वाधिक होती है, पी एस की गति न्यूनतम होती है, मतलब प्राइमरी और सेकंड। इसमें नहीं लिखा है इन्होंने, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं कि लव तरंगे कौन सी हैं, तो आप बता सकते हैं कि लव तरंगे क्या है, लॉन्ग पीरियड वेव्स हैं। और इन्हें धरातली तरंगे क्यों कहते हैं? क्योंकि सरफेस पर चलती हैं ना, इसलिए कहते हैं, नाम से ही क्लियर है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं। एक बार मैं इसको आपको बता दे रही हूँ, चीज़ें क्लियर कर दे रही हूँ कि धरातली तरंगे एल तरंगे भी कहा जाता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को भी प्रभावित करती है। ये अत्यधिक प्रभावशाली तरंगे हैं, सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं, इनकी गति बहुत धीमी होती है, यह सबसे देर में पहुंचती हैं, इनका प्रभाव सबसे विनाशकारी होता है और एस लहरें युग्म में चलती हैं, ठीक है। पी स्टार्स और स्टार की गति दोनों के माध्यम से होती है। इन तरंगों गति भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया था आपको जब लिखा रही थी कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन से पूछा जाता है कि सिस्मोग्राफ क्या है। स्टेट कमीशंस में आप पन्ना पलटेंगे, आपको प्रश्न मिलेगा, बहुत सरल सा है, क्योंकि भूकंप पढ़ा रहे हैं। तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है। क्या क्या आता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी को मापा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापा जाता है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। 3 स्केल हैं, राशि फेरल, मार्केली एंड रिएक्टर स्केल। जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रिएक्टर स्केल पूछी जाती है। इससे पहले तो नहीं पूछा गया था, पर मुझे याद आ रहा है कि आरओ का पेपर था शायद यूपी का, वहाँ पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक इनका मापक स्केल का है, इसलिए मैंने आज इसको डाल दिया है पीटी फैक्ट्स में कि इसके मापक 1 से 11 रखे गए हैं, ये अनुभव प्रधान है। इसके 12 मापक रखे हैं। एक्चुअली रिएक्टर स्केल का शायद पूछा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ये 0 से 9 तक हैं, पर इसकी खास बात ये है कि ये प्रत्येक रिएक्टर पे 10 गुना ज़्यादा प्रभावी। मान लीजिए जो 0 है, 0 से लेके 1 में 10, 2, 100, 3, 1000, 4, 10 की पावर 4, ऐसे इंक्रीज करता है ये, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं समझा रही हूँ कि 10 गुना प्रभावी है बस। अब ये बताइए आपको मैंने बताया भूकंप क्या है, उद्भव के कारण क्या है, इसकी वेव्स क्या है, कैसे काम करती है, इसको मापा कैसे जाता है। यहाँ तक ऐसी कोई चीज़ आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं कि जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही हो। ये फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए किसी भी तरह। हाँ, इसकी ट्रिक नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे ही पढ़ के याद था तो इसका कोई ट्रिक नहीं बनाया। मार्केली का 12 है, 1 से 12, फेरल का 1 से 11। तो आप मार्केली को पहले रख लीजिए, जैसे घर में बड़े छोटे बच्चों का नाम रखते हैं कि मार्केली 12 साल की है, राशि 11 साल की है, रिएक्टर 9 साल की है, और उसको आप जोड़ लीजिए कि 0 से 9 रिएक्टर है, मार्केली 1 से 12 है और राशि जो है 1 से 11 है। कोई डाउट इन चीज़ों पर? क्या नापते हैं? ये प्रश्न पूछ सकता है कि सिस्मोग्राफ से आपको क्या मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स नापी जाती हैं, ठीक है।
इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स। क्लियर? समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं भूकंप समघात या आइसोसिस्मल लाइंस, या समभूकंपीय रेखा भी कहते हैं। आइसोसिस्मल लाइंस या समभूकंपीय रेखा। एक ही समय पर आने वाले भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस। भी पूछा नहीं गया है, पर क्योंकि मैंने हमेशा बोला ना, जो स्टेट कमीशंस का मन करता है वो पूछ सकते हैं, वैसे ही है। एक ही समय पर आने वाली भूकंपीय क्षेत्र को मिलाने रेखा को कहते हैं होमोसिस्मल लाइंस। ये आपके पी वेव्स हैं, ये एस वेव्स हैं, और ये सिस्मिक या एल वेव्स हैं। ये डायरेक्शन ऑफ, मैंने बताया था ना, ये कैसे मूव करते हैं। एक लंबवत मूव करती है, एक ट्रांजिशन यूज करती। देखिए ये ऐसे ऐसे चल रही है, और ये ठीक है, ये दोनों तरह से, मतलब ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे भी मूवमेंट करी, जैसे ये, ठीक है। तो ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है। तो जब कोई चीज़ लुढ़कते और उल्टे नीचे करते हुए चलेगी, तो नो डाउट वो फिर क्या होगा, उसमें ज़्यादा विनाश होगा। तो आपको मैंने बोला था ना कि डायरेक्शन क्लियर कर दूंगी, क्योंकि मैं अच्छा डायग्राम नहीं बनाती हूँ, इसलिए मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया, ठीक है। और भी होंगे इस पर डायग्राम्स जो क्लियर होंगे आपके मूवमेंट पे, कैसे डायरेक्शन हो रहा है। देखिए आप लोग को ये स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा। पी वेव एस वेव का मूवमेंट्स, वो सीधे चल रही हैं, ये ट्रांसवर्स चल रही, लहरा लहरा के चल रही हैं, ये दोनों को मिला के चल रही हैं। क्लियर हो रही है ना कि ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल दोनों के तरीके से चल रही हैं, इसलिए ज़्यादा विनाशकारी हैं लव वेव्स। ये अच्छा लगा था मुझे डायग्राम, तो मैंने ले लिया था आपके लिए। ये गिफ्ट था आपका, मूवमेंट नहीं कर रहा। ये डायग्राम क्लियर है, इसको आप लोग ले लीजिए, ताकि आप चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाए। ये जो डायग्राम है, ये बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग को थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ, इसलिए कलरफुल डायग्राम लाई हूँ। बस मुझे 2 मिनट दीजिए, खांसी हो रही है मुझे। हाँ, देखिए, जब हमने फोकस पढ़ा, जब हमने एपिसेंटर पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ें जानी। अब हम इसको मोटा मोटा जानेंगे कि ये जो डायग्राम है, ये मैं लेकर क्यों आई हूँ। जो लोग कभी पढ़े होंगे वो इसको समझ रहे होंगे। इसको हम 3 जोन में पढ़ते हैं। कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, सिज्मिक शैडो जोन, क्या वर्ड है? सिज्मिक शैडो जोन, भूकंप छाया क्षेत्र। लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, बस पूरा मुझे मेनली ना उसी के लिए पढ़ाना है, वरना ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ये जो वर्ड है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो डायग्राम है, 0 से लेके 180 डिग्री तक है, ठीक है। 0 से लेके 180 डिग्री तक गोला है, ठीक है। अब इसका जो डायग्राम मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, कि इसमें 3 कंडीशंस है। पी वेव, पहली पी वेव, जहाँ पी वेव चल रही है। दूसरी भूकंप छाया क्षेत्र, भूकंप छाया क्षेत्र, ठीक है। तीसरी पी और एस वेव, पी और एस तरंग का जो मोशन है, कैसे पाथ अपनाती हैं, कैसे मूवमेंट करती हैं, ठीक है। 0 से लेके 103, यहाँ से यहाँ पी मीडियम, पी मतलब पी तरंगे चल रही हैं। हमने पढ़ा, आपको मैंने इसीलिए पहले बता दिया। अब आप मुझे बताइए कि जो प्राइमरी वेव है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में चल सकती है? चल सकती है ना। तो ये चल रही हैं, ये पी वेव्स का, और ये डेविएट होके चलती हैं, ठीक है। ये डेविएट होके चलती हैं। ये डायग्राम मैंने और क्लियर कर दिया है।
एक इधर भी बना हुआ है। ठीक, अब भूकंप छाया क्षेत्र की बात आती है। 103 से लेके क्या 103 से लेके 143 इस एंगल पे किसका मूवमेंट होता है? जो ये वाला है, ये जो है भूकंप छाया क्षेत्र है। मैं बार बार शब्द का नाम ले रही हूँ, भूकंप छाया क्षेत्र, सिस्मिक शैडो जोन। क्या मतलब है? ये मतलब है कि इस सतह पर भूकंपीय तरंगे नहीं मूवमेंट करती, नहीं आती हैं, इस रास्ते को नहीं अपना पाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हम अपवर्तन का अपवर्तन को पढ़ते हैं कि कोई चीज सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तित हो जाती है। रिफ्रैक्शन का जो हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं, समझ पा रहे हैं? सघन माध्यम से विरल माध्यम की, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है मीडियम से, मान लीजिए उसको पानी में डालते हैं तो थोड़ा आपतित होकर दूर पड़ती है। हम लोग पढ़ते थे ना कि कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो वो अपवर्तित हो जाती थी यहाँ, और यहाँ अपवर्तन कोण बनाती थी। रिफ्रैक्शन शब्द आप लोग समझ रहे हैं? रिफ्रैक्शन, बस आपने अगर इस शब्द को समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कि ये जो एरिया है 103 से 142, ये जो एरिया है, यहाँ पे जब प्रकाश या जब भूकंपीय तरंगे मूवमेंट करती हैं तो ये मेंटल से कोर की ओर आती हैं। मैंने आपको 3 परपट्टी पढ़ाई, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो पृथ्वी का जब मेंटल के पार्ट से कोर पे तरंगे आती हैं तो माध्यम बदल जाता है, और जब माध्यम बदल जाता है तो रिफ्रैक्शन के प्रोसीजर से ये जो तरंगे हैं अपवर्तित हो जाती हैं, रिफ्रैक्टिव हो जाती हैं। तो इस क्षेत्र में भूकंप नहीं आता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आराम से सुनिए, मैं फिर से बताती हूँ कि 103 एंगल से 143 एंगल मतलब 40 डिग्री का डेविएशन होता है। क्यों होता है? जब मेंटल से कोर की ओर तरंग बढ़ती है। मैंने आपको रिफ्रैक्शन के प्रोसीजर में बताया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर कोई तरंग बढ़ती है तो वो अपवर्तित होती है, रिफ्रैक्टिव होती है, रिफ्रैक्शन होता है उसमें। इस रिफ्रैक्शन की प्रोसीजर के कारण आपका पी वेव शैडो जोन बनता है। यहाँ पे प्राइमरी वेव नहीं आती है। कोई डाउट इस पे आप लोगों को? अब बात होती है कि हाँ 40 डिग्री का डेविएशन है, क्योंकि 2700 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंशिएशन होता है जब मेंटल से कोर पे जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना में देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर 140 से लेके 180 जो 180 डिग्री तक का है, वहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी वेव दोनों चलती हैं। बहुत नीचे सेकेंडरी वेव क्यों नहीं जाती, अब आप मुझे ये बताएंगे। नेचुरल है, कोर लिक्विड है, सेकेंडरी सॉलिड फेज में चलती है, बस। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? मुझे लगता है कि आज मैंने आप लोग का भूकंप का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया होगा, इन चीज़ों पे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बस 5 मिनट। ठीक है, अब ये जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको फटाफट समझाती हूँ, दूसरी क्लासेस है। वेरी हाई रिस्क पे ये वाला एरिया है जहाँ आपको रेड पार्ट दिख रहा है, जोन 5 मतलब नीचे से स्टार्ट होता है। जोन 5 में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है, ये चार्ट देख लीजिए। जोन 4 में हाई रिस्क है, जोन 3 मॉडरेट है, और जोन 2 लो रिस्क पे। तो जो ये वाला नीला वाला पार्ट है हमारा, ये लो रिस्क वाला पार्ट है। हाँ, ये जो भूकंप का यहाँ पे आया है, लातूर का भूकंप, तो ये कहा जा रहा है कि यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट से जुड़ रही है, उसके कारण हुआ है। ठीक है, वरना यहाँ पे था नहीं भूकंपी द्रोणी कोई। फिर ये जो येलो पार्ट है पूरा आपका, ये मॉडरेट वाला है। फिर आपका जो हाई रिस्क पे है, ये ऑरेंज वाला पार्ट है। ठीक है, और जो रेड वाला है ये वेरी हाई रिस्क पे है। इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो भी चीज़ें आपकी बचती हैं कल की क्लासेस में करवा दूंगी मैं, क्योंकि अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ भारत का वितरण हमने देखा है, अभी हमने विश्व का वितरण देखना है, और इसी से एक मिला जुला टॉपिक सुनामी है, क्योंकि जब भूकंप की लहरें कहाँ आती हैं, सागरी तट पर आती हैं। अगर आपसे, हाँ, एक प्रश्न का मुझे भी था कि कुछ आंसर ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि सुनामी क्या है,
तो आप बोलेंगे कि जब सागर के तट पे भूकंपी तरंगे आती हैं वो सुनामी है। नहीं, सुनामी वो है जब भूकंपी तरंगे सागर की सतह पर आती हैं और दैत्याकार लहरों का रूप लेती हैं, वो सुनामी है। थोड़ा सा आज मैंने डाल दिया है आपके अंदर कि आप थोड़ा देख कर आइएगा। और मेरी नेक्स्ट क्लास है, हम लोग कल मिलते हैं, इस टॉपिक को पूरा करते हैं। थैंक यू।